अश्विनी कुछ महीनों की होगी कि कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अश्विनी की माँ और गोपाल भैया में जरा भी नहीं बनती थी। गोपाल भैया हर छोटी छोटी बात पर अश्विनी की माँ पर हाथ छोड़ दिया करता था। अश्विनी के जन्म के बाद तो भाभी की हालत और भी खराब हो गई। गोपाल भैया उससे ढंग से बोलते बतियाते भी नहीं थे। इसका कारण ये था कि उन्हें लड़के की चाहत थी, ना कि लड़की की। अश्विनी को उन्होंने कभी अपनी गोद में भी नहीं उठाया था। प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी सागर उम्र उस समय 5-6 साल की थी और तभी एक अनहोनी घटी। भाभी को हमारे खेतों में काम करने वाले एक लड़के से प्रेम हो गया और प्रेम इस कदर परवान चढ़ गया कि एक दिन वो लड़का भाभी को भगा के ले गया। जब ये बात सुबह सबको पता चली तो तुरंत सरपंचों को बुलाया गया और सरपंच ने गांव के लिथैतों को बुलावा भेजा। बाहू लिथैतों का सरगना था और जब उसे सारी बात बताई गई तो उसने 1 हफ्ते का समय मांगा और अपने सारे लड़के चारों दिशाओं में दौड़ा दिए। किसी को उस लड़के के घर भेजा जो भाभी को भगा के ले गया था, तो किसी को भाभी के मायके। सारे रिश्तेदारों से उसने सवाल जवाब शुरू कर दिए ताकि उसे किसी तरह का सुराग मिले। इधर अश्विनी को इस बात का पता भी नहीं था कि उसकी अपनी माँ उसे छोड़ के भाग गई है और वो बेचारी अकेली रो रही थी। वो तो मेरी माँ थी जिन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और उसका ख्याल रखा। 6 दिन गुजरे थे कि बाहू भाभी और उनके प्रेमी उस लड़के को उठा के सरपंचों के सामने उपस्थित हो गया। बाहू अपनी गरजती आवाज में बोला, मुखिया जी, दोनों को लखनऊ से दबोच के ला रहा हूँ। ये दोनों दिल्ली भागने वाले थे, पर ट्रेन में चढ़ने से पहले ही दबोच लिया हमने। भाभी को देख के गोपाल भैया का गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक जोरदार तमाचा भाभी के गाल पर दे मारा। पंचों ने गोपाल भैया को इशारे से शांत रहने को कहा। मुखिया जी उठे और उन्होंने जो गालियां देनी शुरू की और उस लड़के के खींच खींच के तमाचे मारे कि उस लड़के की हालत खराब हो गई। भाभी हाथ जोड़ के मिन्नतें करने लगी कि उसे छोड़ दो, पर अगले ही पल मुखिया का तमाचा भाभी को भी पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव के नाम पर थूकने की? घर से बाहर तूने पैर निकाला तो निकाला कैसे? ये देख के सभी सर झुका के खड़े हो गए। मुखिया ने बाहू की तरफ देखा और जोर से चिल्ला कर बोले, बाहू ले जाओ दोनों को और उस पेड़ से बांध कर जिंदा जला दो। ये सुन के सभी मुखिया को हैरानी से देखने लगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। बाहू ने दोनों को जोरदार तमाचा मारा। भाभी और वो लड़का जमीन पर जा गिरे। फिर वो दोनों को जमीन पर घसीट के खेत के बीचों बीच लगे पेड़ की ओर चल दिया। दोनों ने बड़ी मिन्नतें की, पर बाहू पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बलिष्ठ हाथों की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। उसने दोनों को अलग अलग पेड़ों से बांध दिया। फिर अपने चमचों को इशारे से लकड़ियां लाने को कहा। चमचों ने सारी लकड़ियां भाभी और उस लड़के के इर्द गिर्द लगा दी और पीछे हट गए। बाहू ने मुड़ के मुखिया की तरफ देखा तो मुखिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर बाहू ने अपने कुर्ते की जेब से माचिस निकाली और एक तिल्ली जला के लड़के की ओर फेंकी। कुछ 2 मिनट लगे होंगे लकड़ियों को आग पकड़ने में और इधर भाभी और वो लड़का दोनों छटपटाने लगे। फिर उसने भाभी की तरफ देखा और एक और तिल्ली माचिस से जलाकर उनकी ओर फेंक दी। भाभी और वो लड़का धधकती हुई आग में चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। सब हाथ बांधे ये कान देख रहे थे। ये फैसला देख और सुन सभी की रूह कांप चुकी थी और अब किसी भी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे के लिए प्यार नहीं बचा था। जब आग शांत हुई तो दोनों प्रेमियों की राख को इकट्ठा किया गया और उसे एक सूखे पेड़ की डाल पर बांध दिया गया। ये सभी के लिए चेतावनी थी कि अगर इस गांव में किसी ने किसी से प्यार किया तो उसकी यही हालत होगी। मैं चूंकि उस समय बहुत छोटा था तो मुझे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। अश्विनी तो थी ही इतनी छोटी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला था। इस वाकया के बाद सभी के मन में मुखिया के प्रति एक भयानक खौफ जगह ले चुका था। कोई भी अब मुखिया से आंखें मिला के बात नहीं करता था। सभी का सर उनके सामने हमेशा झुका ही रहता था। पूरे गांव में उनका दबदबा बना हुआ था जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया। आने वाले कुछ सालों में वो चुनाव के लिए खड़े हुए और भारी बहुमत से जीत हासिल की। सभी को अपने जूते तले दबाते हुए क्षेत्र के विधायक बने। बाहू लिथैत उनका दाहिना हाथ था और जब भी किसी ने उनसे टकराने की कोशिश की तो उसने उस शख्स का नामो निशा मिटा दिया गया। इस दर्दनाक अंत के बाद घर वालों ने गोपाल भैया की शादी दोबारा करा दी और जो नई दुल्हन आई वो बहुत ही काया निकली। अश्विनी उसे एक आंख नहीं भाती थी और हमेशा उसे डांटती रहती थी। बस कहने को वो उसकी माँ थी पर उसका ख्याल जरा भी नहीं रखती थी। मैं अब बड़ा होने लगा था और अश्विनी के साथ हो रहे अन्याय को देख मुझे उस पर तरस आने लगता। मैं भरसक कोशिश करता कि उसका मन बस मेरे साथ ही लगा रहे, तो कभी मैं उसके साथ खेलता, कभी उसे टॉफी खिलाता और अपनी तरफ से जितना हो सके उसे खुश रखता। जब वो स्कूल जाने लायक हुई तो उसकी रुचि किताबों में बढ़ने लगी। जब भी मैं पढ़ रहा होता तो वो मेरे पास चुपचाप बैठ जाती और मेरी किताबों के पन्ने पलट के उनमें बने चित्र देखकर खुश हो जाया करती। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे उसका नाम लिखना सिखाया तो उन अक्षरों को देख के उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी अपना नाम लिखा है। अब चूंकि घर वालों को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी तो उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल नहीं कराया, पर वो रोज सुबह जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा करती। मैंने घर पर ही उसे ABCD पढ़ना शुरू किया और वो खुशी खुशी पढ़ने भी लगी। एक दिन पिताजी ने मुझे उसे पढ़ाते हुए देख लिया परंतु कुछ कहा नहीं। रात में जब हम खाना खाने बैठे तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे लगा शायद पिताजी को मेरा अश्विनी को पढ़ाना अच्छा नहीं लगा। अगली सुबह मैं स्कूल में था तभी मुझे पिताजी और अश्विनी स्कूल में घुसते हुए दिखाई दिए। मैं उस समय अपनी क्लास से निकल के पानी पीने जा रहा था और पिताजी को देख मैं उनकी तरफ दौड़ा। पिताजी ने मुझसे हेडमास्टर साहब का कमरा पूछा और जब मैंने उन्हें बताया तो बिना कुछ बोले वहाँ चले गए। पिताजी को स्कूल में देख के डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ मेरी कोई शिकायत लेके आए हैं और मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कोई गलती तो नहीं की। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि पिताजी मुझे हेडमास्टर साहब के कमरे से निकलते हुए नजर आए और बिना कुछ बोले अश्विनी को लेके घर की तरफ चले गए। जब मैं दोपहर को घर पहुंचा तो अश्विनी बहुत खुश लग रही थी और भागती हुई मेरे पास आई और बोली, चाचू, दादाजी ने मेरा स्कूल में दाखिला करा दिया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर इसी तरह हम साथ साथ स्कूल जाने लगे।
अश्विनी पढ़ाई में मुझसे भी 2 कदम आगे थी। मैंने जो झंडे स्कूल में गाड़े थे वो उनके भी आगे निकल के अपने नाम के झंडे गाड़ रही थी। स्कूल में अगर किन्हीं 2 लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ होती तो वो थे मैं और अश्विनी। जब मैं 10वीं में आया तब अश्विनी 5वीं में थी और इस साल मेरी बोर्ड की परीक्षा थी। मैं मन लगा के पढ़ाई किया करता और इस दौरान हमारा साथ खेलना कूदना अब लगभग बंद ही हो गया था। पर अश्विनी ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, बल्कि वो मेरे पास बैठ के चुपचाप अपनी किताब से पढ़ा करती। जब मैं पढ़ाई से थक जाता तो वो मेरे से अपनी किताब के प्रश्न पूछती, जिससे मेरे भी मन थोड़ा हल्का हो जाता। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा अच्छी गई और अब मुझे उसके परिणाम की चिंता होने लगी। पर जब भी अश्विनी मुझे गुमसुम देखती वो दौड़ के मेरे पास आती और मुझे दिलासा देने के लिए कहती, चाचू क्यों चिंता करते हो, आपके नंबर हमेशा की तरह अच्छे आएंगे, आप स्कूल में टॉप करोगे। ये सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ जाती और फिर हम दोनों खेलने लगते। आखिरकार परिणाम का दिन आ गया और मैं स्कूल में प्रथम आया था। परिणाम से घर वाले सभी खुश थे और आज घर पर दावत दी गई। अश्विनी मेरे पास आई और बोली, देखा चाचू बोला था ना आप टॉप करोगे। मैंने हाँ में सर हिलाया और उसके माथे को चूम लिया। फिर मैंने अपनी जेब से चॉकलेट निकाली और उसे दे दी। चॉकलेट देख के वो बहुत खुश हुई और उछलती कूदती हुई चली गई। 11वीं में मेरा मन साइंस लेने का था, परंतु जानता था कि घर वाले आगे और पढ़ने में खर्चा नहीं करेंगे और ना ही मुझे कोटा जाने देंगे। इसलिए मैंने मन मार के कॉमर्स ले ली और फिर पढ़ाई में मन लगा लिया। स्कूल में मेरे दोस्त ज्यादा नहीं थे और जो थे वो सब के सब मेरी तरह किताबी कीड़े। इसलिए प्यार आदि के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं मिला और किसी लड़की से पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। कौन जाके लड़की से बात करे, और कहीं उसने थप्पड़ मार दिया तो सारी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। इसी तरह दिन गुजरने लगे और मैं 12वीं में आया और फिर से बोर्ड की परीक्षा सामने थी। खैर इस बार भी मैंने स्कूल में टॉप किया। इस खुशी में पिताजी ने शानदार जलसा किया, जिसे देख घर के सभी लोग बहुत खुश थे। जलसा खत्म हुआ तो अगले दिन से ही मैंने कॉलेज देखने शुरू कर दिए। कॉलेज घर से करीब 4 घंटे दूर था, तो आखिर ये तय हुआ कि मैं हॉस्टल में रहूंगा, पर हर शुक्रवार घर आऊंगा और रविवार वापस हॉस्टल जाना होगा। जब ये बात अश्विनी को पता चली तो वो बेचारी बहुत उदास हो गई। मैं, क्या हुआ आशु? मैं अश्विनी को प्यार से आशु बुलाया करता था। अश्विनी बोली, आप जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के? मैं बोला, पागल, मैं बस कॉलेज जा रहा हूँ, तुझसे दूर थोड़े ही जाऊंगा और फिर मैं हर शुक्रवार आऊंगा ना।